हेलो एवरीवन, वेलकम इन श्री राम ट्यूटोरियल। देखिए, पहले तो आप लोग अगर चैनल पे नए आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर चैनल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको दिखे तो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या आप लोगों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप नंबर अवेलेबल कराया गया है, उस पर भी आप अपनी समस्या या हमारे तरफ से कोई कमी है उसको भी बताने का काम कर सकते थे। पिछले पिछले क्लास में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? पैरेलल पैरेलल सीरीज का एडवांटेज देख लिए थे। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो पहले जानते हैं ये होता क्या है। चलिए इसका डेफिनेशन लिखिए। इफ द कंडक्टर इज प्योरली इफ द कंडक्टर if the conductor is purely if the conductor is purely resistive the source of energy continuously source of energy क्या होगा? continuously अब देखिए, get dissipated in the form of it get dissipated in the form of energy. This is known as heating effect of current. This is known as heating effect of electric current. हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए क्या कहता है। इफ द कंडक्टर इज प्योरली रजिस्ट्रेटिव द सोर्स ऑफ एनर्जी कंटिन्यूअसली गेट डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब इसको हम लोग समझते, जैसे मान लीजिए अगर कोई कंडक्टर हो, क्या हो? अगर कोई कंडक्टर हो प्योर रजिस्ट्रेटिव हो, यानी कि करंट को स्ट्रांगली अपोज कर रहा हो। क्या कर रहा हो? करंट को स्ट्रांगली अपोज कर रहा हो, तब जो सोर्स ऑफ एनर्जी यानी बैटरी और सेल अगर हम उसमें जोड़ेंगे तो उनकी एनर्जी जो होगी लगातार क्या होगी? डिसिपेटेड होते रहेगी। इसी को कहा जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। मान लीजिए ये कोई हम लोग का इसमें अगर हम लोग यहाँ सेल, ये मान लीजिए बैटरी जोड़ दिए इसमें, तो ये क्या होगा? जब इसमें ये प्योर कंडक्टिव प्योर रजिस्ट्रेटिव है हम लोग का, और इसमें जब हम लोग सेल को जोड़े तो इसका क्या होगा? एनर्जी जो है लगातार डिसिपेटेड होते रहेगी, और इसी को क्या कहा जाता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। यानी सिंपली देखिए होता क्या है, हमारे जो रजिस्टर यानी कंडक्टर जो होते हैं वो हीट हो जाते हैं। अगर ऐसे भी मान लीजिए ये हमारा कंडक्टर या वायर है जिसका रेजिस्टेंस हाई है। मान लीजिए इसको रब करके दूसरा एग्जांपल से देखते हैं हम लोग। अब यहां पे देखिए, मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है, ये ऐसे है हम लोगों के पास, और क्या होगा? इसमें हम लोग सेल जोड़ते हैं। ये सेल जोड़ दिए और इसमें कहीं कहीं अब यहाँ पे क्या होगा?
क्या होगा, देखिए दोनों करंट को स्ट्रांगली क्या करेगा, अपोज करेगा, स्ट्रांगली एक दूसरे को अपोज करेगा। जो भी कंडक्टर है उसमें इससे कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, अगर इसको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं ना, कनेक्ट कर देने के बाद ये स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो ये इस डायरेक्शन में पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल इधर नेगेटिव है, तो ये क्या करेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन में ये मूव करने लगेंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो कंडक्टर के एटम और इनमें इनसे जो कोलिजन करेंगे, इसी कोलिजन के कारण हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट होता है। तो अब हम लोग जाने कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्यों होता है, क्यों होता है जी। जब देखिए ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, अगर इसमें हम लोग बैटरी यहाँ पे सेल जोड़े, हम लोग सेल जो जोड़ने के बाद कनेक्ट जब किए इसको, तो यह स्पेसिफिक डायरेक्शन में ये पॉजिटिव के तरफ मूव करेंगे। मूव करने के बाद क्या होगा, मूव कर इनमें से ये कोलिजन करेंगे, एक दूसरे से टकराएंगे, कोलिजन करेंगे। इसी कोलिजन के कारण क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट होता है और हीट प्रोड्यूस होता है। आप देखिए हीट क्या होती है। अब चलिए देखते हैं, इसको मिटा रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब देखिए हीट क्या होता है। हीट जो है एक एनर्जी का फॉर्म है। हीट क्या है, हीट एक एनर्जी का फॉर्म है और एनर्जी हमेशा वर्क के इक्वल होता है, याद रखिएगा। हीट क्या है हम लोग का, हीट एनर्जी का फॉर्म है और एनर्जी जो है हमेशा क्या होता है, वर्क के इक्वल होता है। जैसा कि आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे, वर्क को W लिखे थे, वर्क को क्या लिखे थे, W लिखे थे। यहाँ पर हीट को H लिखेंगे। वर्क को हम लोग क्या लिखे थे, W लिखे थे, और यहाँ पे हम लोग हीट को H लिखेंगे। हीट को क्या लिखेंगे, H लिखेंगे। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अब यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू, पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, V इक्वल टू W बाय Q, V इक्वल टू W बाय Q। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, W बाय Q था। अब यहाँ पे देखिए इसको क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे हीट है H बाय Q, V इक्वल टू हम लोग H बाय Q लिख सकते हैं, H बाय V इक्वल टू H बाय Q लिख सकते हैं। ये H है, H बाय Q लिख सकते हैं। ये देखिए हमारा हीट निकालने का एक फर्स्ट फार्मूला है, V इक्वल टू H बाय Q, ये ऐसे है। अब देखिए इसको हम लोग H इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये H इक्वल टू क्या लिखा जाएगा हम लोग का, H इक्वल टू हो जाएगा V Q। ये हीट का पहला फार्मूला हुआ। करंट का क्या फार्मूला होता है, अब देखिए हीट का 3 फार्मूला देखेंगे यहाँ पे हम लोग। अब बताइए करंट का फार्मूला क्या था, करंट का फार्मूला था I इक्वल टू Q बाय T। क्या था, I इक्वल टू Q बाय T। I इक्वल टू क्या था, Q बाय T था। तो हम लोग देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, Q इक्वल टू, देखिए इसको हम लोग Q इक्वल टू IT लिख सकते हैं। Q इक्वल टू IT लिखे और H इक्वल टू क्या लिख देंगे, H इक्वल टू क्या हो जाएगा, H इक्वल टू V, और क्या होगा V, और V के बाद I और T होगा, H इक्वल टू VIT। ये हीट निकालने का दूसरा फार्मूला है, ये हीट निकालने का दूसरा फार्मूला। अब देखिए इसको मिटाते हैं और इसके बाद एक और लास्ट फार्मूला देखते हैं, वो भी निकालते हैं इसी तरह से। अब एक बात बताइएगा, V इक्वल टू क्या लिखते थे हम लोग, I R। V इक्वल टू लिख दीजिए I और R। I R के बाद देखिए मान लीजिए यहाँ H इक्वल टू क्या था, I R
आई आर और क्या था टी आई टी, आई टी था, आई आर आई टी यहाँ पे है ना आई टी। अब देखिए ये जो है अब इसको एच इजकल टू क्या हो जाएगा, यहाँ दो आई है तो एच इजकल टू क्या हो जाएगा आई स्क्वायर होगा, और क्या होगा आर है, उसके बाद क्या बचा आपका आर बच गया, एज इट उतर जाएगा, और टी था एज इट इज उतर जाएगा। तो ये हम लोग का क्या हुआ, हीट निकालने का तीसरा फॉर्मूला है। पहला दूसरा तीसरा तीनों फॉर्मूला हम एक जगह लिख देते हैं। पहला होगा एच इजकल टू वी क्यू, और दूसरा होगा आपका एच इजकल टू वी आई टी, और तीसरा जो है होगा एच इजकल टू आई स्क्वायर आर टी। ये आपका तीसरा फार्मूला है हीट निकालने का। ये तीनों फार्मूला से हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। आप देखिए इसके बाद क्या देखेंगे हम लोग, इसके बाद देखेंगे जूल लॉ ऑफ हीटिंग। जूल लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है, टॉपिक डाल लीजिए आप लोग, जूल लॉ ऑफ हीटिंग। जूल लॉ ऑफ हीटिंग, जूल लॉ ऑफ हीटिंग ये क्या होता है। आप देखिए इसमें 3 पॉइंट हम लोग को देखना है। पहला क्या होगा, आप देखिए जूल लॉ ऑफ हीटिंग, इसको इजिली इजिली मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, H इजकल टू आई स्क्वायर आर टी, H इजकल टू आई स्क्वायर आर टी। मैथमेटिकल फॉर्म से एक्सप्रेस करेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा इसको। अब देखिए इसमें पहला पॉइंट क्या होगा, जूल लॉ ऑफ हीटिंग का पहला पॉइंट होगा हीट प्रोड्यूस इन ए रजिस्टर इज, हीट प्रोड्यूस इन ए रजिस्टर इज, हीट प्रोड्यूस इन a resistor is अब देखिए हीट इज डायरेक्टली हीट प्रोड्यूस इन ए रजिस्टर इज, ये क्या होगा, जो भी रजिस्टर होंगे वो हीट प्रोड्यूस होते होंगे, जो भी रजिस्टर होते हैं उससे हीट प्रोड्यूस होते हैं, और वो क्या होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट। तो देखिए पहला पॉइंट लिखिए आप लोग, पहला पॉइंट इसका क्या होगा, पहला पॉइंट में होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट। पहला पॉइंट लिखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट, स्क्वायर ऑफ करंट। ये क्या कह रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट होगा, तो इसको हम लोग H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर लिख सकते हैं। यही हुआ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट। पहला पॉइंट जो था इसको समझे। अब देखिए दूसरा पॉइंट कहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रजिस्टर फॉर अ गिवन करंट। अब जो देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रजिस्टर जो दिया हुआ है गिवन करंट के लिए, उसके भी क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दूसरा पॉइंट लिखिए जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the register directly proportional to the resistance
फॉर अ गिवन करेंट, फॉर अ गिवन करेंट। अब ये क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस फॉर अ गिवन करंट। अब देखिए गिवन करंट के लिए जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है उसके क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, यानी कि H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, R होगा। 2 पॉइंट देखे। अब चलिए इसका तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट ऊपर से एक पॉइंट मिटा रहा हूं। अब देखिए तीसरा पॉइंट लिखिए, तीसरा पॉइंट क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच द करंट फ्लो थ्रू द सर्किट। अब क्या होगा, टाइम के भी प्रोपोर्शनल होगा, जिससे करंट फ्लो करेगा रजिस्टर से, उसके भी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। Directly proportional to the time for which the current flow through current flow through अब देखिए ये कहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच द करंट फ्लो थ्रू द रेजिस्टेंस। अब ये इसको हम लोग क्या लिखेंगे, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टी, टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर देखिए तीन को कंबाइन कर दे तो हमारे, अगर तीन को कंबाइन कर देंगे तो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन क्या बनेगा, H इज, तो देखिए ये इक्वेशन जो है हम लोग का H इजकल टू आई स्क्वायर आर टी जो है, यही क्या है, जूल लॉ ऑफ हीटिंग, यही क्या है हम लोग का, जूल लॉ ऑफ हीटिंग है। अब देखिए हम लोग जूल लॉ ऑफ हीटिंग तो देख लिए। अब एक चीज मैं बताने के लिए भूल गया था, अभी याद आया, इसका एसआई यूनिट लिख लीजिए आप लोग, एसआई यूनिट ऑफ हीट, एसआई यूनिट ऑफ हीट कैपिटल जे से डिनोट करते हैं, ये होता है क्या, जूल। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए दो एप्लीकेशन है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, उसको देखते हैं। आप लोग टॉपिक लिख लीजिए, अब देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आप लोग देख रहे हैं, लिखा हुआ है क्या, दो एप्लीकेशन है इसका। पहला क्या कहता है, पहला कहता है हीट इज डिजायरेबल लाइक हीटर इलेक्ट्रिक आयरन। इसका मतलब क्या, देखिए कुछ ऐसे डिवाइस होते हैं जिसमें हमें हीट की जरूरत नहीं होती है, कुछ ऐसे डिवाइस भी होते हैं ना जिससे हम लोग को हीट की जरूरत नहीं होती है। उसमें जैसे कि देखिए आपका आ जाएगा आयरन और हीटर, ये सब। उसके बाद देखिए अब हीटिंग इज अनडिजायरेबल इन डिवाइस लाइक कंप्यूटर, टीवी, ईटीसी। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपका एक रेफ्रिजरेटर भी आ जाएगा। कुछ ऐसी जगह है जहां हीटिंग अनडिजायरेबल होती है, जैसे टीवी और ये सब जो है
इस जगह पे क्या होता है, टीवी, रेफ्रिजरेटर, कंप्यूटर के पास आपका जो है हीटिंग क्या होगा, अनडिजायरेबल होगा। तो चलिए इसके बाद जो है हम लोग एक अब बात करते हैं, एक डिवाइस है इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में देखते हैं क्या होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, इलेक्ट्रिक बल्ब, ELECTRIC, इलेक्ट्रिक बल्ब। अब देखिए इलेक्ट्रिक बल्ब देखे होंगे आप लोगों के घर में पहले, अब तो एलईडी सब लग गया है। इससे पहले एक पीला कलर का बल्ब आता था, इलेक्ट्रिक बल्ब जो जलाते थे, इससे पहले बहुत साल पहले, अब बंद हो गया। अब तो सबके घर में एलईडी लग गया होगा। अब देखिए इलेक्ट्रिक बल्ब जो है इसमें भी हीटिंग डिवाइस होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब में एक हीटिंग डिवाइस होता है। चलिए देखते हैं वो कैसे होता है। आप देखिए जो बल्ब ग्लो करने वाला होता है उसमें देखते होंगे कि एक पतला सा रहता होगा, वो ग्लो करता है, उसी से क्या होता था, रोशनी होता था। ग्लो करने वाला कंपोनेंट जो था उस क्या था, टंगस्टन था। टंगस्टन था, और क्या होता, टंगस्टन से बना होता था, उसको हम लोग क्या कहते थे, फिलामेंट कहते थे, फिलामेंट। और इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट जो था बहुत हाई होता था, 3380 डिग्री सेल्सियस होता था इसका मेल्टिंग पॉइंट। इसका रेसिस्टेंस भी बहुत, मेल्टिंग पॉइंट जब इसका हाई था तो इसका रेसिस्टेंस भी उतना ही हाई था, जिसके कारण हीटिंग इफेक्ट भी इसमें बहुत ज्यादा होता था। अब देखिए टंगस्टन बल्ब में इलेक्ट्रिक करंट की वजह से ज्यादा हीट हो जाता था। क्या होता था, टंगस्टन जो था इलेक्ट्रिक बल्ब में इलेक्ट्रिक करंट की वजह से वो बहुत ज्यादा हीट करता था, फिर भी ये मेल्ट नहीं करता था। अब देखिए उसके बाद था क्या, मोस्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन हीटिंग एंड स्मॉल पार्ट ऑफ लाइट बल्ब फिल्ड विथ नॉन रिएक्टिव गैस। क्या करता था, मोस्ट ऑफ जो एनर्जी कंज्यूम कर लेता था हीटिंग से, और क्या करता था, स्मॉल पार्ट ऑफ लाइट जो है बल्ब को फिल कर देता था, पूरा बल्ब को भर देता था लाइट से, वो नॉन रिएक्टिव गैस के साथ मिलके बढ़ता था। लाइक देखिए नाइट्रोजन और आर्गन आपका जो है नॉन रिएक्टिव गैस होता है। अब देखिए इलेक्ट्रिक बल्ब में ज्यादातर एनर्जी हीटिंग में कंज्यूम हो जाता है। कंज्यूम होने के बाद जो है बिल्कुल छोटा सा पार्ट जो उसका लाइट में यूज होता है। सारा इलेक्ट्रिक बल्ब में ज्यादा हीटिंग की वजह से जो भी लाइट होता है हीटिंग में कंज्यूम हो जाता है, और बिल्कुल छोटा सा पार्ट जो है लाइट के लिए यूज होता है, बाकी सारा कंज्यूम हो जाता है। और जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है नॉन रिएक्टिव गैसों से भरा जाता है। उसमें क्या, कौन सा गैस भरा जाता है, नाइट्रोजन और आर्गन गैस रहता है। नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरा रहता है, वो ये गैस नॉन रिएक्टिव गैस होते हैं। अब देखिए इसके बाद हम लोग एक टॉपिक और है हम लोग का, इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में देखिए, इलेक्ट्रिक फ्यूज पहले ये समझ लीजिए होता क्या, इसके बाद लिख लेंगे इसके बारे में भी। अब देखिए इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है, इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, शॉर्ट सर्किट। इसका यूज हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग के टाइम ये सर्किट को क्या करता है, अप्लायंसेज या सर्किट कहिए या अप्लायंसेज कहिए या फिर रजिस्टर कहिए, ये क्या करता है, इसको प्रोटेक्ट करता है। तो आप बोलते होंगे प्रोटेक्ट कैसे करता है, तो प्रोटेक्ट करने का मतलब ये है कि जो भी सर्किट होता है उसमें जब इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो को रोक देता है, इसकी वजह से सारा जो अप्लायंसेज होता है घर का और सर्किट जो भी रजिस्टर होता है सारा सेफ बच जाता है। इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो से रोकने के वजह से ये सारा जो सर्किट होता है हम लोग का घर का सेफ बच जाता है। अब देखिए इसका डिफिनेशन लिखिए।
अब देखिए अभी देखे थे इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में जाने थे। ये क्या करता है, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग के टाइम सर्किट को सेव करता है, सर्किट को खराब होने से बचाता है या जलने से बचाता है। अब देखिए इसका डिफिनेशन बोले थे। अब देखिए डिफिनेशन इसका क्या है, इट इज अ डिवाइस विच प्रोटेक्ट सर्किट एंड अप्लायंसेज बाय स्टॉपिंग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द केस ऑफ शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोडिंग, और ओवरलोडिंग भी होगा, ओवरलोडिंग। अब देखिए यही कहता है कि जो शॉर्ट सर्किट के टाइम ही क्या करता है, सर्किट शॉर्ट सर्किट हो या ओवरलोडिंग के टाइम ये सर्किट को और अप्लायंसेज या रजिस्टर कहिए, तीनों को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। वही कह रहा है डिफिनेशन में। आप देखिए इसका 3 पॉइंट और है। अब ये क्या होता है, देखिए इट इज ऑलवेज कनेक्ट इन सीरीज। ये क्या होता है, जो हमेशा इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है ये हमेशा आपका सीरीज में कनेक्ट होगा, पैरेलल में ये कनेक्ट नहीं होता है, सीरीज में कनेक्ट होता है, हमेशा ये लाइन में ही कनेक्ट होगा। अब देखिए इसके बाद इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट। देखिए इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, इसका देखिए मेल्टिंग पॉइंट लो होने की वजह से, मेल्टिंग पॉइंट इसका बहुत ज्यादा ही लो होता है। अब तीसरा पॉइंट है, इट इज लाइक वायर मेड अप ऑफ मेटल एलॉय लाइक टीन कॉपर। अब ये जो है तीसरा पॉइंट कहता है, ये वायर की तरह, पतला सा वायर की तरह होता है दिखने में, और ये मेटल और एलॉय लाइक टीन कॉपर एल्युमिनियम से बना होता है, और वो कॉपर और एल्युमिनियम से क्या करता बना होता है, और वो एकदम दिखने में जैसा पतला सा वायर जैसा होता है फ्यूज। अब देखिए हम लोग का लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड क्या, इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या, देखिए इलेक्ट्रिक एनर्जी जो पर यूनिट टाइम में कंज्यूम होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। और इसका एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वाट। इसको हम लोग कैपिटल डब्ल्यू से डोनेट कर। अब देखिए इसको मैथमेटिकल टर्म में अगर हम लोग को एक्सप्रेस करना हो तो कैसे करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, P इक्वल टू हम लोग E बाई टी लिख सकते हैं। अब देखिए क्या कहता है, टोटल एनर्जी कंज्यूम, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम बोलता है, एनर्जी कंज्यूम बाय पर यूनिट टाइम, तो हम लोग इसको P इक्वल टू E बाई टी लिख सकते हैं। अब क्या होगा इसके बाद देखिए, अब देखिए यहाँ पे P इक्वल टू क्या है, E बाई टी है, P इक्वल टू, अब देखिए E की जगह पे हम लोग H का वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि H क्या है हम लोगों का, इलेक्ट्रिकल हीटिंग एनर्जी है, तो कीजिए पुट यहाँ पे P इक्वल टू। अब देखिए H का वैल्यू क्या था, H का वैल्यू याद कीजिए, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में बताए थे कि H का वैल्यू क्या होगा, याद नहीं है, H का वैल्यू क्या होगा, ऐसा कुछ बताए थे क्या। तो देखिए E के जगह हम लोग H का वैल्यू पुट किए, बाकी नीचे T किए, ये T से T कट गया, तो आपका क्या आया पावर का फॉर्मूला, VI। ये पावर का पहला फॉर्मूला है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग 3 फॉर्मूला देखे थे हीट का, उसी तरह हम लोग पावर का भी 3 फॉर्मूला देखेंगे। यहाँ पे एक हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी हीट का एक फॉर्मूला यहाँ पे आप लोगों को नया मिलेगा अभी। तो चलिए ये इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, देखिए बिल्कुल उसी तरह से होगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के तरह से 3 फॉर्मूला एक बार एक एक करके पुट करेंगे, तीनों फॉर्मूला आ जाएगा हम लोग का। इसका भी देखिए, आप देखिए क्या होता है कि यहाँ पर H को हटाकर, यहाँ पर क्या करेंगे, अभी H को हटाकर एक एक करके फॉर्मूला बताएंगे। अब देखिए यहाँ क्या करते, चलिए हम लोग देखिए क्या था, H इजकल टू VIT ये लिखे थे। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, आई को हटाकर हम लोग इसको आई के जगह हम लोग क्या करेंगे,
V बाय आर लिख सकते हैं। आई को हटाकर हम लोग V बाय आर लिखेंगे। V बाय आर लिखेंगे। अब ये सोच रहे होंगे कहां से आया, कहां से आया ये कहां से आया आप लोगों का? V इक्वल टू आई आर, याद कीजिए ओम्स लॉ में बताए थे, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आया है, अकॉर्डिंग होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ में बताए थे, इसी चैप्टर में है। अब देखिए अगर यहाँ पे हम लोग आई का क्या करेंगे, आई का वैल्यू निकालेंगे तो आर को उधर भेजेंगे तो क्या आएगा, आर को उधर करेंगे तो क्या आ जाएगा? तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि H इक्वल टू V 1 बाय आर इंटू टी, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए हम लोग का हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एक और फॉर्मूला आ रहा है, ये V बाय आर होगा, यहाँ पे जी 1 नहीं होगा, V बाय आर होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, H इक्वल टू V स्क्वायर टी, वैसे का वैसे आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा R। ये आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लिए चौथा फॉर्मूला है। 3 तो इससे पिछले देखे थे, एक नया फॉर्मूला यहाँ पे निकला है। अब देखिए 2 पावर का फॉर्मूला बचा हुआ है, उसको भी निकालते हैं पहले। अब 2 पावर का फॉर्मूला निकालने के लिए देखिए वहां पे हम लोग क्या किए थे, पी पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी बाई टी हम लोग इसको लिख सकते हैं। यहाँ टी से टी कट जाएगा तो पी इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर आर। ये आपका क्या हो गया, दूसरा फॉर्मूला हो गया पावर का। अब देखिए अब पी में क्या करेंगे हम लोग, ई का वैल्यू के जगह हम लोग ई का वैल्यू नहीं पुट करके क्या पुट करेंगे, वी स्क्वायर टी बाय आर टी। यहाँ टी मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर में टी मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखिए यहाँ क्या आ गया हम लोग का, टी से टी को क्या करेंगे, हटा देंगे, टी से टी हट गया। तो आप बताइए क्या हुआ, पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाय आर। ये तीसरा फॉर्मूला है हम लोग को पावर का। देखिए इसके बाद जो हम लोग वीडियो देखें, इसके बाद जो हम लोग वीडियो आएगा वो न्यूमेरिकल का रहेगा। और हीटिंग इफेक्ट में 3 फार्मूला देखे थे, तीन उसका 3 इसका, 6 फार्मूला है। 6 से हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे और वहां पे यूज करेंगे कि सभी फार्मूलों को कैसे से यूज किया जाए वहां पे। अब देखिए यहाँ पे ऐसा यूनिट ऑफ पावर क्या है, वाट होता है, पता हो आप लोग को, आप उसको कैपिटल W लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे 1 किलो वाट इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल लिखे हैं। इसका इक्वल टू क्या होता है, 1 यूनिट होता है। अब देखिए इसको समझते हैं 1 यूनिट कैसे होता है। उससे पहले देखिए 1000 वाट जो होता है, 1000 वाट इक्वल टू कितना होता है, 1 किलो वाट होता है। 1000 वाट इक्वल टू 1 के किलो वाट होता है। तो यहाँ पे देखिए 1000 वाट है। अब देखिए अब क्या है, और 1 घंटा में कितना सेकेंड होता है, 36। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए आप लोग, और 3 2 5 0 50 है। अब देखिए चलिए डेसिमल लगा देते हैं, 6 अंक के बाद डेसिमल लगा दीजिए। तो यहाँ क्या आ गया आपका 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, 1 यूनिट इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। अब देखिए ये चैप्टर हम लोग का यही समाप्त हुआ। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में जितना फार्मूला पढ़े हैं इसमें उस पर न्यूमेरिकल करेंगे। तब तक आप लोग एक बार सारे फार्मूले का रिवीजन कर लीजिएगा और सारे टॉपिक को ये सब
ये सब थोड़ा याद रखिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल बनाने टाइम बहुत ही इसका उपयोग होगा। अगर ये याद नहीं रहेगा तो हम लोग को खोजने में फिर से टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए इस सब पे आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। कल फिर मिलते हैं इसका नेक्स्ट क्लास लेके आप लोगों के साथ। धन्यवाद।